हेलो दोस्तों। इनकम इनक्वालिटी यानी आय असमानता इंडिया में आज के समय में अपने हाईएस्ट पीक पर है। अगर इसे कंपेयर किया जाए पिछले 100 सालों से, आज के समय में इंडिया में बढ़ते नंबर ऑफ बिलियनियर्स की वजह से एक वाइड गैप क्रिएट हो गया है इंडिया के रिच और पुअरर क्लास के बीच। और रीनोड फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी अपने वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट में कहते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन इंडिया वाज मोर इक्विटेबल अंडर ब्रिटिश रूल दैन इट इज नाउ। यानी आज के समय में इंडिया में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बुरी हालत में है अगर इसे कंपेयर किया जाए ब्रिटिश रूल से भी। तो आखिर इंडिया में इतनी बड़ी इनकम इनक्वालिटी हुई कैसे? ऐसे कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से इंडिया के रिच और पुअर क्लास के इनकम के बीच इतना बड़ा गैप हो गया? और साथ में ये भी देखेंगे कि इंडिया में इनकम आखिर डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। एग्जैक्ट नंबर और फिगर्स के साथ इस टॉपिक को गहराई से समझेंगे और इसके साथ साथ गवर्नमेंट कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकती है जिनसे इंडिया में इनकम इनक्वालिटी को सुधारा जा सकता है। और वीडियो के अंत में हम ये देखेंगे कौन सा ऐसा मेन फैक्टर है या लीडिंग कॉज है इंडिया में इस बढ़ते इनकम इनक्वालिटी को लेकर। और मजे की बात तो ये है कि ये फैक्टर आपके हाथ में, आप चाहे तो इसका इस्तेमाल करके अपने या अपने फैमिली का एक फाइनेंशियल सिचुएशन एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। तो चलिए इस नॉलेजफुल, इंटरेस्टिंग और अवेयरनेस स्प्रेडिंग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया में आखिर इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। तो यूनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से अभी के समय में इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, दैट इज 271। इसमें से भी 94 नए बिलियनियर्स बने हैं पिछले ही साल 2023 में। और ये कहीं ज़्यादा नंबर है नए बिलियनियर्स का किसी भी कंट्री में अदर देन चाइना एंड यूएसए। और अगर इन सभी 271 बिलियनियर्स का वेल्थ मिला दिया जाए तो ये लगभग $1 ट्रिलियन होता है, जो कि 7% है पूरी दुनिया के वेल्थ का। यानी पूरी दुनिया के कुल संपत्ति में से 7% इंडिया के इन 271 बिलियनियर्स के पास है। और बार्कलेज रिसर्च के हिसाब से इंडिया की जीडीपी अभी के समय में 8% एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ती जा रही है। और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है ये 2027 तक जापान और जर्मनी की इकोनॉमी को बीट करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी अपने फास्टेस्ट स्पीड से आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन इसका फायदा किसको हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के ऑथर्स ने ये जानने की कोशिश की कि इंडिया की कितनी इनकम और वेल्थ टॉप के 1% लोगों के पास है। तो ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इनकम और वेल्थ के बीच डिफरेंस क्या होता है। इनकम सम ऑफ अर्निंग्स, इंटरेस्ट ऑन सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर सोर्सेज से आए हुए पैसे को कहते हैं। जबकि वेल्थ और नेटवर्थ टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स होता है जो कि एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप ओन करता है। तो ऑथर ने नेशनल इनकम अकाउंट्स, वेल्थ एग्रीगेट्स, टैक्स टैबुलेशन, रिच लिस्ट एंड सर्वेज ऑन इनकम कंजम्पशन एंड वेल्थ के डेटा को कंबाइन किया स्टडी के रिजल्ट्स को फाइंड करने के लिए। तो इनकम के लिए इकोनॉमिस्ट ने एनुअल टैक्स टैबुलेशंस के डेटा को स्टडी किया जो कि ब्रिटिश और इंडियन गवर्नमेंट्स द्वारा रिलीज किया गया था 1922 से लेकर अब तक। और उन्होंने पाया कि इवन ड्यूरिंग द हाईएस्ट रिकॉर्डेड पीरियड ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, जो कि इंटर वॉर कॉलोनियल पीरियड के समय था ड्यूरिंग 1930s अंटिल इंडिया इंडिपेंडेंस इन 1947। और उस समय भी इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास पूरी कंट्री के टोटल इनकम का 20 से 21% ही शेयर था। जबकि अभी के समय इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास पूरी कंट्री के नेशनल इनकम का 22.6% शेयर है। और सिमिलरली इकोनॉमिस्ट ने वेल्थ इनइक्वालिटी के डेटा को भी ट्रैक करने की कोशिश की। तो शुरू में यानी 1961 में जब पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल हाउस होल्ड सर्विस कराना शुरू किया ऑन वेल्थ, डेप्थ एंड एसेट्स, तो इस डेटा को पॉप बिलियनियर इंडेक्स के डेटा के साथ कंबाइन करके ऑथर्स इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास इंडिया की 40.1% वेल्थ शेयर है। यानी इंडिया की कुल संपत्ति में से 40.1% संपत्ति सिर्फ टॉप के 1% लोगों के पास ही है। और क्योंकि 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में नंबर ऑफ बिलियनियर बढ़ते गए फ्रॉम 1 इन 1991 to 162 in 2022। और इसकी वजह से उनका वेल्थ से अभी बढ़ता गया फ्रॉम लेस देन 1% in 1991 टू मोर देन 25% in 2022। और इस स्टडी के ऑथर्स ये भी कहते हैं कि एक एवरेज इंडियन भी ग्लोबलाइजेशन का फायदा ले सकता है अगर इंडियन गवर्नमेंट और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि इंडिया में इनकम और वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो आप जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वजह से इंडिया में इतनी ज़्यादा इनकम इनक्वालिटी है। तो इसमें से पहला है हिस्टोरिकल फैक्टर। तो बहुत पहले से ही ब्रिटिशर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने सिर्फ उन एरियाज को डेवलप किया जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल था मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एक्सेट्रा। ये वो एरियाज हैं जिनमें पहले सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। और इसी से रिलेटेड एक स्टडी कंडक्ट की गई थी बाय फ्यू इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जो ये बताती हैं कि सिर्फ 5 स्टेट्स महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु, इनके पास इंडिया के कुल वेल्थ का 50% शेयर है। और इसमें से दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ एंसिलरीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड स्टेट्स। हालांकि गवर्नमेंट ने एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच फॉलो किया बैकवर्ड रीजन्स में डेवलपमेंट के लिए, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कमी के कारण वो एरिया अभी तक बैकवर्ड ही रह गए। और इनमें से तीसरा पॉइंट है कि फेलियर ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी। चाइना की तरह इंडिया अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, जिसके कारण सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो बन गया इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन 2012 से 2019 तक इसके एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स में 1% की भी वृद्धि नहीं हुई। और इनमें से चौथा फैक्टर है कि कंसंट्रेशन ऑफ सर्विस सेक्टर ओनली इन हाई इनकम स्टेट्स। सर्विस सेक्टर आज के समय में कुछ चुनिंदा हाई इनकम स्टेट में ही कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से बाकी लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती जिनसे वो अपनी इकोनॉमिक स्थिति सुधार सकें। और इनमें से पांचवा फैक्टर है डिक्लाइनिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स। तो प्राइवेट फैक्टर जिसकी वजह से पर कैपिटा एसटीपी यानी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है, वो है शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम पोस्ट 1991 लिबरलाइजेशन। और इनमें से छठवां फैक्टर है लिमिटेड सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों की स्थिति बहुत हद तक सुधर गई, लेकिन इसकी सक्सेस इन्हीं क्षेत्रों में ही सिमट गई, जिसकी वजह से बाकी स्टेट्स के किसानों की स्थिति अभी भी वहीं पर अटकी हुई है। और इनमें से सातवां फैक्टर है पुअर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे कौन कौन से स्टेप ले सकती है जिसकी वजह से इंडिया में इनकम इनक्वालिटी कम हो सकती है। और इसमें से पहला है रीजन स्पेसिफिक इंटरवेंशन, यानी गवर्नमेंट को उन एरियाज में फोकस करने की जरूरत है जहाँ कभी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, और उन एरियाज में अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज देकर उन एरियाज को आगे करने की कोशिश करनी चाहिए। और इनमें से दूसरा पॉइंट है प्रोमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं किसी भी एरिया को डेवलप कराने में, क्योंकि इनसे एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ता है। इसके प्रॉफिट का ज्यादातर शेयर आम जनता के ही पास जाता है। और इनमें से तीसरा पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। ये आज के समय में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में इसके लिए कोई खास जगह निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इनकम इनक्वालिटी को कम करने में। इसलिए गवर्नमेंट को इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। और अगर सरकार नहीं भी करती तो भी आम इंसान को अपने स्किल डेवलपमेंट पे खुद ही फोकस करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि सरकार या स्कूल इस पे कभी फोकस भी करेंगे, इसलिए इसकी जिम्मेदारी आप पर ही सीमित रहती है। और इनमें से चौथा पॉइंट है कि रिलैक्सिंग बोरोइंग लिमिट्स फॉर पुअर स्टेट्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। ये उन स्टेट्स को आगे बढ़ने में मदद करेगी जहां कभी विकास हुआ ही नहीं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी इसका फायदा ले सकती हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को मैच करने में, जिससे अल्टीमेटली बैकवर्ड एरियाज को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और इनमें से पांचवा और आखिरी पॉइंट है इंक्रीजिंग फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022-23, इंडिया में फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन अभी भी 37% पर ही सीमित है। और अगर फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो इससे अल्टीमेटली हर घर की इकोनॉमिक स्थिति सुधरने में मदद हो सकती है। तो अब आते हैं मेन फैक्टर पे जिसकी वजह से इंडिया में इतनी ज्यादा इनकम इनक्वालिटी है, और अगर इसे सुधारा नहीं गया तो इंडिया में इनकम इनक्वालिटी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। और वो है एजुकेशन। एजुकेशन लोगों के नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करके उन्हें सक्सेस दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और उन्हें सक्षम बनाता है कि वे दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना सके। लेकिन आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम और स्कूल एवरेज लेवल से भी बहुत नीचे जा चुके हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा का स्तर कितना नीचे है ये तो हमें पता ही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स भी एजुकेशन के नाम पर बिजनेस के अलावा कुछ नहीं चला रहे हैं। जहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा व्यवस्था की कमी है, वहीं प्राइवेट स्कूल्स में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को फीस के नाम पर लूटा जाता है, और उसमें भी जो एजुकेशन दिया जाता है वो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए ही होता है, ना उसका असल जिंदगी में कोई ज्यादा उपयोग होता है, और ना ही हमें इतना काबिल बनाता है कि हम अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बना सकें। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आज के समय में इंफॉर्मेशन और करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। बस आपको करना है तो थोड़ी रिसर्च और मेहनत अपने पैशन को लेकर, और सिर्फ कुछ प्री डिफाइंड बात ही आपकी ओवरऑल सक्सेस का डेफिनेशन नहीं हो सकती।
और इस बारे में हम गवर्नमेंट को ज़्यादा दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जो लोगों को उनके एजुकेशन और स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील स्कीम, नेशनल एजुकेशन मिशन, स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। लेकिन गवर्नमेंट के ये सारे प्रोग्राम इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि लैक ऑफ फंडिंग, पुअर इम्प्लीमेंटेशन, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रेजिस्टेंस टू चेंज, और सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। तो इन सारी चीज़ों की मिलीजुली के कारण इंडिया में एजुकेशन इतना पीछे रह गया और अल्टीमेटली इनकम इनक्वालिटी बढ़ता गया। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत सीखने को तो मिला ही होगा, और आगे भी अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत भी नॉलेजेबल होने वाली हैं और इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।